सो इस वीडियो में हम उन एल्बम की बात करेंगे जो हिप हॉप के जायंट्स ने रिलीज़ किए हैं, जैसे कि रफ्तार, बादशाह और डिवाइन। इन लोगों ने 5 एल्बम रिलीज किए हैं एंड वी विल एनालाइज 3 ऑफ देम, कोहिनूर, मिस्टर नायर एंड द पावर ऑफ ड्रीम ऑफ अ किड। सो व्हाट इज एल्बम सीक्वेंसिंग? जिस तरह से तुम अपनी एल्बम में गानों को अरेंज करते हो, एक ऑर्डर फॉर्म होता है जिससे तुम्हारी एल्बम में एक कनेक्शन बनता है, जिससे तुम्हारे एल्बम के गानों में एक इंटरकनेक्शन बनता है, एक कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, उसको कहते हैं एल्बम सीक्वेंसिंग। विदाउट एल्बम सीक्वेंसिंग योर एल्बम इज जस्ट अ प्लेलिस्ट विद रैंडम सॉन्ग्स। उसका कोई सेंस नहीं है, वो बस एल्बम है या फिर कड़ी चावल है। और एल्बम सीक्वेंसिंग एल्बम का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जस्ट लाइक म्यूजिक, जस्ट लाइक लिरिक्स। एल्बम सीक्वेंसिंग भी बहुत ही बड़ा पार्ट है और ये टोटली निगलेक्ट किया जाता है ग्लोबली। मैं केवल देसी हिप हॉप को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एमिनेम, ही डज नॉट मास्टर द आर्ट ऑफ एल्बम सीक्वेंसिंग। मतलब एमिनेम की एल्बम्स में कॉन्सेप्ट होता है, अगर तुम रिलैप्स सुनोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट है, रिकवरी सुनोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट है, और गाने सिक्वेंस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही सिक्वेंस्ड नहीं होते हैं, बट तुम अगर लास्ट एल्बम देखो एमिनेम की, म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय, उसमें बिल्कुल ही सिक्वेंसिंग नहीं थी। तुम एल्बम को कहीं से भी कैसे भी सुन लो, सफल करो या नहीं करो, तुम्हारे लिसनिंग एक्सपीरियंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एल्बम सीक्वेंसिंग का एक रूल है जिसमें आप 2 डिफरेंट वाइब के गाने, 2 डिफरेंट आइडियाज़ के गाने एक साथ नहीं डाल सकते हो। आई मीन ट्रैक लिस्ट में वो एक के बाद एक नहीं हो सकते अनटिल वो तुम्हारी जो एल्बम में स्टोरी है उसको कॉम्प्लीमेंट ना करें। सपोज तुम्हारी एल्बम में एक रोमांटिक एल्बम है तो तुम एक लव सॉन्ग के बाद ब्रेकअप सॉन्ग डाल सकते हो, यू नो, बिकॉज दैट विल कॉम्प्लीमेंट योर स्टोरी। बट एमिनेम की एल्बम में गॉडजिला और डार्कनेस एक साथ थे, तो वो चीज़ गलत है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रो आर्ट में तो बाउंड्रीज नहीं होती हैं, बट ये चीज़ एल्बम में क्यों होती है, ये बाउंड्री क्यों सेट है, उसका मैं रीज़न तुम्हें बाद में बताऊंगा। बट अगर हम एक पैटर्न नोटिस करें, ऐसी एल्बम जिन्होंने किसी को सोसाइटल स्टेट से बाहर निकाला है, किसी ने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला है, और शायद तुम्हारी किसी टफ टाइम से बाहर आने में मदद की हो, तुम सारी एल्बम को देखो, एक सीक्वेंस मिलेगा तुम्हें, उनमें एक कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि एल्बम के बीच में पार्टी सॉन्ग डाल दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड थ्योरी, लिंकिन पार्क की एल्बम में। उस एल्बम में कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक मैन की सॉरो दिखाती है। ओके, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इट शोज द हेल्पलेसनेस ऑफ द मैन। तो अगर उस एल्बम में पार्टी सॉन्ग होता या फिर क्लब सॉन्ग होता तो उससे वो वाइब चली जाती। तुम सोच के देखो कि तुम हाइब्रिड थ्योरी सुन रहे हो, उसमें बीच में क्लब सॉन्ग आ गया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दैट विल डिस्ट्रॉय द कॉन्सेप्ट, दैट विल डिस्ट्रॉय द आइडिया, दैट विल डिस्ट्रॉय द ब्लूप्रिंट। बट इंडिया में ऐसा होता है। दैट्स वाई इंडिया की तुम कोई भी एल्बम सुन के, कोई भी, यानी कि 5 एल्बम मैंने बताई थी ना, 0 to Infinity, मिस्टर नायर, कोहिनूर और 1, द पावर ऑफ ड्रीम ऑफ अ किड, इन एल्बम्स को सुन के तुम ये नहीं कह सकते हो Favorite album is the Eminem Show. That album helped me get through a lot personally. 16, 17 years old. तुम एल्बम्स को सुन के ये नहीं कह सकते हो कि इन्होंने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। और इसके बस 2 ही रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि रफ्तार, डिवाइन या बादशाह अच्छी लिरिक्स नहीं लिख सकते, अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। भाई कर सकते हैं। इसके 2 रीजंस हैं, ओवर कमर्शलाइजेशन और बैड एल्बम सीक्वेंसिंग। तो हम दूसरी रीज़न की बात करेंगे, बिकॉज पहला रीज़न तो तुम्हें नाम से समझ आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस टॉपिक में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोहिनूर और द पावर ऑफ ड्रीम, भाई बहुत बड़ा नाम है यार। इन दोनों एल्बम्स में इतना ज़्यादा कमर्शियल एलिमेंट नहीं था, बट कुछ गाने थे जिनकी वाइब ओवरऑल थीम से अलग थी और उनको बीच में डाला गया था। जैसा कि मैंने बादशाह की एल्बम की रिव्यू में बोला था कि आई डोंट लाइक द सीक्वेंसिंग ऑफ द सॉन्ग और द वे द सॉन्ग्स आर अरेंज्ड, वैसा ही सेम कोहिनूर के साथ भी है। गाने जैसे चल बॉम्बे या फिर वाइब है, इनको आखिरी में रखा जा सकता था। सिमिलरली बादशाह की एल्बम के साथ भी यही सीन था। और मैं ये आखिरी में रखने वाला कॉन्सेप्ट खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खुद से ही बना रहा हूँ कि आखिरी में रख दो, जस्ट बिकॉज इट डजंट सूट मी। देखो, तुमने एमिनेम की एल्बम सुनी होगी कामेकाज़ी। कामेकाज़ी का थीम क्या था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था? उसका कॉन्सेप्ट ये था कि एमिनेम ने पूरी इंडस्ट्री को डिस किया था, मम्बल इंडस्ट्री को स्पेशली। तो एमिनेम एक रेज मोड में था और उस एल्बम में 2 रोमांटिक टाइप के गाने भी थे और एक मूवी के लिए गाना भी था, कॉमर्शियलाइज गाना था वो। और अगर तुम ट्रैक लिस्ट देखो तो वो 3 गाने आखिरी में हैं, उनको बीच में डाला जा सकता था। और अगर उनको बीच में डालते तो एल्बम का कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता, लिसनिंग एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता। जो तुम्हें अभी मिल रहा है ना, वो शायद पहले नहीं मिलता। दैट इज़ द फैक्ट। नाउ मिस्टर नायर, जिसमें हर तरह के गाने थे, मैं लिरिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सीक्वेंसिंग। और भाई सीक्वेंसिंग, आई विल नॉट सुगरकोट दिस, सीक्वेंसिंग वाज टेरेबल। आई डोंट हेट कमर्शियल ट्रैक्स, इवन माई फेवरेट वन वॉज डाउन, इवन माई फेवरेट वन इज़ डाउन, बट भाई सीक्वेंसिंग बेकार थी। जस्ट लुक एट द ट्रैक लिस्ट। तुम्हारे पास पहले इंट्रो है, मी एंड माई पेन, जिसमें रफ्तार टॉक्स अबाउट हिज पैशन, हिज लव फॉर हिज क्राफ्ट। दूसरा गाना दिल्ली वाली बातचीत, जिसमें सक्सेस का आइडिया पोर्ट्रे होता है। और तीसरा गाना है मैं वही हूँ, जिसमें स्कूल लाइफ पोर्ट्रे होती है। तुम एक तरह से देखो कितनी जल्दी, कितना ड्रास्टिक चेंज है वाइब में। और उसके बाद, मतलब ये तो चलो डील कर सकते हैं हम, उसके बाद सीधा ट्रैप गाना है, उसके बाद 2-4 क्लब बैंगर्स हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। अगर तुम ध्यान दो तो जो एल्बम का मिड सेक्शन है, मैं वही हूँ के बाद, वो काफ़ी सही है, वो काफ़ी सही से सिक्वेंस किया गया है। अनलाइक जो एल्बम के पहले गाने हैं
और जो आखिरी में गाने हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जो तुम्हारे गाने पहले रिलीज हो गए, जिनको तुमने बनाया ताकि वो क्लब में अच्छा परफॉर्म कर सके, जिनकी तुमने यूट्यूब वीडियो बना दी, उनको एल्बम के बीच में घुसाने का क्या सेंस है। लाइक तुम्हारी एल्बम की वाइब थी, जो इंट्रो ने वाइब सेट की थी। इंट्रो इज लाइक द प्रीफेस, ओके, वो वाइब सेट करता है कि तुम्हारी एल्बम का मेजर आइडिया क्या होगा। और जो मैंने बात बोली थी ना कि अपने जो कॉमर्शियल गाने हैं जिनका तुम्हारे आइडिया से, रूट से कोई लेना देना नहीं है, उनको आखिरी में डालो। उसके लिए तो आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो। टी सीरीज़, लिटरली टी सीरीज़ ने ऐसे गाने आखिरी में डाले हुए हैं। ये देखो, जो मूवी में तुम्हारे गाने थे उनके जो रिमिक्सेस हैं उनको टी सीरीज़ आखिरी में डालता था। जो ओरिजिनल गाने हैं जो मूवीज़ में है, जिनका आइडिया मूवी में है, वो गाने पहले, और जो रिमिक्स वाला पार्ट होता था वो सारा सेकेंड हाफ में। डजंट मैटर वो कितने ही बड़े आर्टिस्ट ने रिमिक्स की हो। एंड आई नो कुछ लोग बोलेंगे ब्रो एल्बम में लेबल से आई है, तो लेबल ने बोला होगा कि ऐसे सिक्वेंसिंग रखो। भाई रफ्तार है वो, रफ्तार ने अपना लेबल कलमकार जी म्यूज़िक के गाने में प्रमोट कर दिया, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी एल्बम की सिक्वेंसिंग मेरे अकॉर्डिंग होगी, जो कि इतनी बड़ी डील नहीं है आई गेस। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ना एल्बम में कोई अब कॉन्सेप्ट बचा जो कि बन सकता है अगर तुम एल्बम को अच्छे से सिक्वेंस करो, ना ही कोई गाने इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगेन इट इज़ जस्ट अ रैंडम प्लेलिस्ट, और एल्बम और प्लेलिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। एल्बम इसलिए बनाई जाती है ताकि तुम्हें वो एक लिसनिंग एक्सपीरियंस मिले, ताकि तुम एक मेडिटेटिव फॉर्म में जाओ, एल्बम को फील करो। इससे ज़्यादा अगर तुम्हें ऐसी एल्बम सुननी है तो तुम सुन सकते हो द मैन ऑन द मून पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय किड कडी। और अगर तुम्हें भयंकर लेवल की सिक्वेंसिंग सुननी है, ट्रांजिशन सुनने हैं, तो यू कैन गो फॉर एनी पिंक फ्लॉयड एल्बम। माई रिकमेंडेशन इज द डार्क साइड ऑफ द मून। और ऐसा नहीं है कि पिंक फ्लॉयड ने सिक्वेंसिंग कर ली तो रफ्तार नहीं कर सकता। प्रो सिक्वेंसिंग रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारे बंदे नहीं कर सकते। सिक्वेंसिंग तो मतलब गाने अरेंज करना ही है। मैं कर दूंगा, वो तुम कर दोगे एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करके। नाउ व्हाई इट इज़ नेसेसरी, सिक्वेंसिंग इतनी नेसेसरी क्यों है? देखो मैं मानता हूँ आर्ट में बाउंड्रीज नहीं होती हैं, बट तुम्हारे दिमाग में कंफर्टेबली डेटा इंटरप्रेट करने की बाउंड्रीज होती हैं। नाउ लेट्स कंपेयर मूवीज़ एंड म्यूजिक एल्बम्स। आई नो इट इज़ अ स्टूपिड कंपैरिजन बट वी गोना डू दैट एनीवे। तो हम एक जैसे मूवी लें दैट इज़ सो फकिंग रिलेटेबल टू यू। मान लो मैंने ले ली रॉकस्टार, तो रॉकस्टार में हमें 2 तरह की डेटा मिल रही है, एक विजुअल्स, एक ऑडियो। तो हमारे दिमाग को कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही है कुछ फॉर्म करने के लिए, सब कुछ हमें स्पून फीड किया जा रहा है। और अगर हम ऑडियो एल्बम कंपेयर करें इससे, तो हमारे दिमाग को विजुअल्स फॉर्म करने में एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तुम्हारा दिमाग उस हिसाब से विजुअल फॉर्म करता है जिस हिसाब से तुम्हारी रियल लाइफ कंडीशन होती है। यू हैव टू बी इन अ मेडिटेटिव फॉर्म टू फॉर्म सम विजुअल्स। अगर हम ऑडियो की बात करें, सिर्फ ऑडियो की, एज़ कम्पेयर टू मूवीज़, मूवीज़ में ये सब ईजी होता है। और मूवीज़ में गाने, अच्छी मूवीज़ में गाने नहीं होते पहली बात। और जो मूवीज़ में गाने होते हैं, जो अच्छी मूवीज़ उनमें गाने हैं, जैसे रॉकस्टार में गाने हैं, तो वो मूवी में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाने, वो स्टोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, वो स्टोरी में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट। मूवी भी डिपेंड करती है कि बंदा क्या फील कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, और एल्बम भी उसी पे डिपेंड करती है। सो द कंक्लूजन इज़, इफ़ वी वांट टू रिलेट टू अ मूवी then we require a very less or minimal concentration until it is a movie of Christopher Nolan, and I think we don't relate to that. Then there comes the albums, जिसमें मूवी से थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है अगर हमें उनमें रिलेट करना है तो। उसके बाद आती हैं बुक्स, जहाँ पे हमें ना विजुअल्स होते हैं, विजुअल्स एज इन वर्ड्स होते हैं, ना तो कोई ऑडियो होती है until you listen to a audio book। तो बुक्स लोग इसलिए नहीं करते हैं रीड बिकॉज इट इज़ हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट। और उससे भी एक ऊपर आता है लेवल जहाँ पे हम मेडिटेट करते हैं, जहाँ पे ना बुक्स होती है, ना ऑडियो होती है, ना कोई विजुअल्स होते हैं, तो मैं खुद से सबको सोचना पड़ता है। तो इन दी एंड ये कह रहा हूँ मैं, अगर सिक्वेंसिंग नहीं होगी, सपोज 3 गाने हैं जिससे तुम बहुत ही सही तरीके से रिलेट कर रहे हो, और उसके बाद कोई पार्टी सॉन्ग हो जाता है, तो दैट सॉन्ग विल ब्रेक द रिदम, दैट सॉन्ग विल ब्रेक द मेडिटेटिव स्टेट ऑफ योर माइंड। सो दैट इज़ वाई एल्बम सिक्वेंसिंग इज सो नेसेसरी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और इस वीडियो का आइडिया दिया था नक्षत्र ने मेरी लास्ट वीडियो की कमेंट सेक्शन में, तो तुम नेथन जेड की भी वीडियो देख लेना तुम्हें, ताकि आइडिया मिल जाए। खैर मैंने नहीं देखी है, तो अगर तुम्हें कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती हैं तो वो कोइंसिडेंस होगा, अगर नहीं मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। खैर मेरे फाइनल वर्ड्स ये हैं कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो एटलीस्ट हैव अ गुड कैटेगरी। मोस्ट ऑफ द टाइम DHH में लूज हैंड दे दिया जाता है आर्टिस्ट को, क्योंकि वो 48 घंटे में वीडियो बना लेता है, 3 दिन में भी बना लेता है। तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि एक क्रिटिक को या एक रिव्यूअर को एक लूज हैंड देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हमने नहीं बोला था कि 3 दिन में भी बनाओ, अंटिल इट इज़ अ चैलेंज। जैसे डिश में होता है कि तुम्हें 24 घंटे में डिश बनाना है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। बट अगर ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, फिर तुम 3 दिन में EP बना के अगर हग रहे हो तो तुमने खुद ही हगाया हो। हम क्यों लूज हैंड दें? ग्रैमीज में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती जहाँ पे 3 दिन में बनी हुई EPs को सारे को नॉमिनेट किया जाए और उसमें बेस्ट EP को उठा के अवार्ड दिया जाए। नहीं होती, किसी अवार्ड में नहीं होती है। तो तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए टाइम लेके, और नहीं किया है तो क्रिटिसाइज हो गए। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो,
नहीं पसंद आई डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर जी अगली वीडियो में। और स्पॉटिफाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई।